तो सबसे पहले आप देखिएगा जावा, ठीक है। तो जावा में आप जानिए कि ये जावा क्या है हम लोगों का। तो शुरुआत करने से पहले जानिए कि ये हम लोगों का फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यानी कि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है हम लोगों का, GUI फीचर्स बहुत ज़्यादा होता है हम लोगों का, डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है हम लोगों का, ठीक है। और हम लोगों का बहुत सारा टूल होता है, उस टूल के माध्यम से हम ड्रैग ड्रॉप करते हुए प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में आता है हम लोग का सी, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन में आता है हम लोग का जावा, ASP.NET, C#, ये सारा लैंग्वेज है। तो बस इसमें आप इतना जानिए कि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में GUI फीचर्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा होता है, रिच GUI फीचर्स होता है, ठीक है। तो रिच GUI फीचर्स में यूज़र इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर पाएगा। आप बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोग्रेस बार, रेडियो बटन, ये सब बटन्स वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ना यूज़र इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब प्लस आपको कोड भी ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। आपका इसमें नेटबिन वगैरह है, जिसमें आप ड्रैग ड्रॉप करते हुए भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको ये जानना होगा कि जो मेन डेवलपर है, ठीक है, मेन डेवलपर कौन है, वो है जेम्स गॉसलिन। और जावा जो डेवलप हुआ वो ईयर जो है वो है 1991, ठीक है। यानी डेवलपमेंट ईयर 1991 है हम लोगों का। और जो कंपनी किया है वो है सन माइक्रोसिस्टम। अब सन माइक्रोसिस्टम अब ओरेकल टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इसको टेक ओवर कर लिया गया है ओरेकल कंपनी के द्वारा। यानी पहले आप लोग www.sun.com से डाउनलोड करते हैं, लेकिन अब आपको oracle.com से जावा को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। अब ये जो था 1991 में, उस समय इसका जो नाम था वो नाम रखा गया ओक एक ट्री का नाम है, ठीक है। नेशनल ट्री है, अमेरिका, सोमानिया, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ का नेशनल ट्री है ये, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का इसका जो नाम था वो जावा कब पड़ा, यानी कि जावा इसका नाम पड़ा 1995 में। यानी 1995 में इसको रीनेम्ड करके जावा कर दिया गया, ठीक है। जावा कुछ नहीं है, एक आइलैंड का नाम है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब ये जावा जो है वो एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब बताएंगे इसके डिटेल। तो मेनली आप यहाँ जानिएगा हिस्ट्री में, जावा वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1991 बाय जेम्स गॉसलिन एट सन माइक्रोसिस्टम USA। यानी USA में डेवलप हुआ, अमेरिका। यानी और इस अर्लियर नेम या इनिशियल नेम वाज ओक इसका अर्लियर नेम था, हम लोग डेवलपर लोग दिए थे। और 1995 में कुछ लीगल इश्यूज़ के चलते इसका नाम बदलना पड़ा और इसका नाम जावा दिया गया, ठीक है। अब हिस्ट्री के बाद आपको ये जानना होगा कि C++ ये सब भी लैंग्वेज था। इन सब के होने के बावजूद डेवलपर का क्यों विचार आया कि जावा डेवलप करना चाहिए। यानी कि अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपका यही होगा कि रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा, रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा। देखिए रीज़न यही है आपका कि डेवलपर लोग चाह रहा था कि कोई एक लैंग्वेज बने, ठीक है। वो लैंग्वेज से जो भी सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, लैंग्वेज होगा तभी सॉफ्टवेयर बनेगा। तो C++ लैंग्वेज था हम लोगों का। C तो प्रोसीजर ओरिएंटेड था और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। तो कुछ उसमें डिमेरिट था। डिमेरिट यही है कि वो जो मशीन से, वो जो लैंग्वेज से हम लोग का सॉफ्टवेयर बनता था, वो सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने ही टाइप का मशीन में वो रन करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप समझिए कि अगर आप
पेंटियम प्रोसेसर के लिए सी प्लस प्लस में सॉफ्टवेयर बनाए हैं। तो जितना भी पेंटियम प्रोसेसर होगा 32 बिट का, ठीक है, तो उसी में सिर्फ वो रन करेगा। अगर आप मोटरोला का प्रोसेसर में रन करवाना चाहेंगे तो वो रन नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसके लिए फिर अलग। यानी कि आप कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था हम लोगों का, यानी कि हर मशीन में वो रन नहीं कर पाता था। यानी कि एक ही टाइप ऑफ प्रोसेसर में करेगा, या फिर आपका उसका सॉफ्टवेयर को आपको मोबाइल वगैरह में नहीं डाल सकते थे, सेटअप बॉक्स में नहीं डाल सकते थे, ठीक है, यानी कि अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में नहीं डाल सकते थे। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ हम लोगों का। जावा मतलब रीज़न यही था, अगर एक लाइन में बोला जाए, रीज़न वाज टू मतलब रीज़न वाज टू डेवलप ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। देखिए, आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज अगर बोलते हैं तो 3 बात याद रखिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई भी प्लेटफॉर्म पर वो स्वतंत्र रहेगा। जैसे मतलब किसी भी तरह का प्रोसेसर हो या मशीन हो, किसी भी तरह का प्रोसेसर हो, उसमें आराम से वो इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा बात, किसी भी ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में वो आराम से इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। यानी कि आपका अगर विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 8.1 है या 10 है, जावा का बना हुआ सॉफ्टवेयर आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। ये नहीं देखेगा कि हाँ इस वर्जन के लिए कोई दूसरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में आपको 3 बात याद रखना है। पहला, किसी तरह का प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर जाए। दूसरा, किसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर जाए। तीसरा, किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आराम से काम कर जाए, सपोर्ट कर जाए। यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मतलब यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब हो जाएगा आपका, जैसे सेटअप बॉक्स में आपका काम कर जाए। केबल टीवी में आता है ना चैनल्स वगैरह, सेटअप बॉक्स, ठीक है। दूसरा, आपका मोबाइल फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर काम करे। सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ है जो इसमें रहता है। एलिवेटर, जो लिफ्ट होता है ना, एलिवेटर, उसमें भी प्रोग्रामिंग रहता है ना। 1 प्रेस करने पर इस फ्लोर में जाएगा, 5 पे 5th फ्लोर पे जाएगा, सारा प्रोग्रामिंग के थ्रू। जेसीबी मशीन देखे ही होंगे ना, जेसीबी मशीन्स, तो ये सब में आपका काम करे। इसलिए यानी कि रीज़न वाज टू डेवलप ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज अगर बोले, या ओरा भी बोल सकते हैं, मतलब जावा इज़ ए ओरा लैंग्वेज, ठीक है। तो यानी कि रीज़न क्या था, टू डेवलप ए वोरा लैंग्वेज। वोरा मतलब हो जाएगा राइट वंस रीड एनीवेयर। यानी कि एक बार आप प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर दीजिए, उसके बाद जिस मशीन में डालना है डालिए और रीड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। यानी देख रहे हैं मिलता जुलता वर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, राइट वंस रीड एनीवेयर लैंग्वेज, ठीक है। एक और वर्ड भी आएगा, प्लेटफॉर्म न्यूट्रल, इसका भी मतलब वही है कि, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म न्यूट्रल वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और भी कर सकते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज, ठीक है, पोर्टेबल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। तो सब अल्टरनेट वर्ड है, लेकिन सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी है कि आप बोलिएगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा, इन ऑर्डर टू डेवलप ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है। और इसका जो प्रोग्राम होता है वो वोरा टाइप होता है, यानी राइट वंस एंड रीड एनीवेयर, ठीक है। इसी वर्ड को हम लोग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म न्यूट्रल या पोर्टेबल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसका जो सॉफ्टवेयर था वो किसी भी मशीन में
आपका रन कर जाए, इसलिए इसको बनाया। रिमोट कंट्रोल ये भी बोल सकता है ना। तो बहुत सारा कुछ हुआ। अब यानी कि आपको ये पता चल चुका है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन दिमाग में आएगा, हिस्ट्री तो आ गया, दूसरा आपका रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन यही दिमाग में आएगा कि इस जावा में ऐसा क्या है जो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया। यानी कि हाउ आप बोल सकते हैं, हाउ जावा इज या वाई जावा इज, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो कैसे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर अगर आप देखेंगे सोर्स कोड है, ठीक है। सोर्स कोड सी में भी होता है, सी प्लस प्लस में, जावा में भी होता है, ठीक है। सोर्स कोड क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज है। आप कह सकते हैं कि जिस लैंग्वेज की मदद से यूज़र प्रोग्राम लिखता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। सी प्लस प्लस में एंड सी में सोर्स कोड को कंपाइल करने पर डायरेक्ट आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड ही मशीन कोड है या लो लेवल लैंग्वेज है। यानी कि सी प्लस प्लस में सोर्स कोड को कंपाइल करने पर आपको मिलता है मशीन कोड मिलता है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कोड मिलता है। देखिए आप लोग अगर पढ़े होंगे 8085 8086 तो पढ़े ही होंगे। तो आप 8085 8086 ये माइक्रो प्रोसेसर का चीज़ है, ठीक है। और बीसीए वाले में फंडामेंटल में उन लोगों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कि या कोई बीटेक कर रहा हो या बीसीए कर रहा हो या एमसीए कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उनको आपको 8085 8086 पढ़ना ही पड़ेगा। तो 8086 और 8085 ये हम लोगों का पेंटियम का प्रोसेसर का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है हम लोगों का। तो 8085 में जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है और वो अलग होता है 8086 से, ठीक है ना। तो दोनों का क्या होता है, प्रोग्रामिंग अलग अलग होता है, इंस्ट्रक्शन सेट अलग अलग होता है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जब मशीन लैंग्वेज हम बोले, ऑब्जेक्ट कोड मतलब क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज। तो जब वर्ड हम लोग मशीन लैंग्वेज बोल रहे हैं, यानी कि जिस मशीन में वो कंपाइल होकर तैयार हुआ है सिर्फ वही मशीन में वो रिकॉग्नाइज होगा या उसी टाइप ऑफ मशीन में वो रिकॉग्नाइज होगा और अदर में नहीं होगा। यानी कि अगर हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जो मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड जो तैयार होता है आप वो देख सकते हैं। कंपाइल होने के बाद बहुत सारा फाइल बनता है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट फाइल भी होता है। वो फाइल को आप उठा के कोई और प्रोसेसर में ले जाएंगे तो वो रन नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो अपना टाइप का प्रोसेसर में वो रन कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी प्लस प्लस में जब हम कंपाइल करते हैं तो डायरेक्टली हमको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड मिल जाता है। और मशीन कोड तो चूंकि हम लोगों का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का सपना है जावा का, वो डायरेक्टली कंपाइल करने पर कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए डेवलपर लोग सोचा कि सी प्लस प्लस का मेथोडोलॉजी अपनाने से तो काम चलेगा नहीं, तो क्यों ना हम इसको कंपाइल करने पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड नहीं सिंथेसिस करवा के एक इंटरमीडिएट कोड सिंथेसिस करवाएं। तो जावा में यही हो रहा है कि सोर्स कोड कंपाइल करने पर डायरेक्टली आपको मशीन कोड नहीं देके बाइट कोड देता है। ये बाइट कोड क्या है, एक इंटरमीडिएट कोड है। यानी आपसे अगर कोई कहे कि बाइट कोड क्या है, तो सबसे पहला जवाब रहेगा आपका कि बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है जो जावा के सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद आपको मिलता है, ठीक है। यही बाइट कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यानी कि आपका जावा में सोर्स कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, ना आपका ऑब्जेक्ट कोड है, आपका बाइट कोड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड है जो हर मशीन में रन करेगा जहाँ जहाँ जेवीएम होगा। जेवीएम
हर मतलब आपको अगर बाइट कोड को रन करवाना, यानी एक मशीन में अगर बाइट कोड डेवलप हुआ है, उस बाइट कोड को ले जाके किसी भी अदर टाइप ऑफ मशीन में ले जाएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से वो रन करेगा। लेकिन रन करने से पूर्व आप ये देखना होगा कि उस मशीन में जेवीएम है या नहीं है। जेवीएम कुछ नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम का फुल फॉर्म हुआ जावा वर्चुअल मशीन। तो जेवीएम एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर अगर होगा तब भी जाके आपका बाइट कोड किसी भी अदर मशीन में वो रन कर सकता है। ये जेवीएम आपके मोबाइल में भी होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तब भी होता है, या जावा का अलग से सॉफ्टवेयर डालेंगे तो उसके अंदर भी होता है। ठीक है, ये जेवीएम आपका ब्राउज़र में भी होता है, यानी जावा इनेबल्ड अगर वेब पेज बनाएंगे तो ब्राउज़र में भी ये जेवीएम होता है। यानी कि जेवीएम का भी अपना अपना कैटेगरी होता है। ओएस वाला में रहने पर कोई भी अगर जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा तो वो पूछता भी नहीं है कि हाँ पहले जेवीएम इंस्टॉल करिए, वो ओएस से वो देख लेता है कि वो ओएस में है या नहीं वो सॉफ्टवेयर, तो आराम से इंस्टॉल ले लेता है वो। ठीक है, तो जावा का सोर्स कोड कंपाइल होने पर बाइट कोड मिला, और ये बाइट कोड रन कर सकता है हर जगह पे जहाँ जहाँ जेवीएम होगा। इस जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन को हम लोग इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाइट कोड तो मशीन कोड है नहीं ना जो डायरेक्टली रन करे, तो बाइट कोड को तो मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी रन करवाना हो। तो ये बाइट कोड चूंकि लाइन बाय लाइन ना मशीन कोड में तब्दील होता है और रन करता है, तो इसका जो बिहेवियर है वो इंटरप्रेटर की तरह है, इसलिए जेवीएम को हम लोग इंटरप्रेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये वाला हम लोगों को। तो अब हम लोग यानी कि हम लोग अब 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो हिस्ट्री हो गया, दूसरा रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ जावा, और तीसरा कि हाउ जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो बस एक लाइन में हाउ जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पूछे तो आप बोलिएगा ड्यू टू बाइट कोड, ड्यू टू बाइट कोड। उसके बाद आप पूरा जो हम अभी ये डायग्राम दिए हैं उसको एक्सप्लेन कर देंगे किसी के भी सामने, तो वो समझ जाएगा। ठीक है ना कि क्या है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग 3 क्वेश्चन आपका डील कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा आपका कि ऐसा इसमें क्या है। ठीक है ना, मतलब आपका इसके पहले जो लैंग्वेज पढ़े हैं वो क्या है, जावा C++ पढ़ के आए हैं ना सबको। तो आपका अगला क्वेश्चन यही दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें एक्स्ट्रा क्या बना के दिया। ठीक है ना, इसमें एक्स्ट्रा क्या दिया है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है आप याद करिएगा कि C++ में वॉइड मेन खुला में लिखते थे। वॉइड मेन जो था वो एकदम अलग खुले में रहता था, वो क्लास के अंदर नहीं रहता था। तो हम लोग C++ क्या फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं हुआ ना। जब तक हम लोग पढ़ रहे थे यही पढ़ रहे थे कि जावा C++ इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पर बात उठता है फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। तो C++ में वॉइड मेन चूंकि हम लोग क्लास के अंदर नहीं लिखते थे इसलिए इसको फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोलेंगे। लेकिन जावा में क्या करते हैं ना, हम लोग पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो क्लास के अंदर लिखते हैं, इसलिए जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हुआ। यानी पहला डिफरेंस आप ये बोलेंगे कि C++ इज नॉट ए फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट जावा इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन है कि C++ सिर्फ कंपाइल्ड किया जाता है, और अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि जावा कंपाइल्ड भी करता है और इंटरप्रेटर भी करता है, यानी रन करते वक्त इंटरप्रेटर यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है बहुत सारा फीचर है जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो C++ सपोर्ट करता है डायरेक्टली और जावा इसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, और जावा में पॉइंटर नहीं होता और C++ में पॉइंटर होता है। अब आप बोलिएगा कि ये पॉइंटर को क्यों हटाया? पॉइंटर को जैसे जो देखिए आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वर्ड ये चीज़ अचीव करना है, तो इसको अचीव करना है तो आप कुछ चीज़ से समझौता तो नहीं ना करेंगे सिक्योरिटी से। आपको पता ही होगा पॉइंटर से हम किसी भी मेमोरी का एड्रेस जान सकते हैं, और एड्रेस जानते हैं तो ना सिर्फ उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं बल्कि वो जिस मेमोरी में वो मेमोरी का मेमोरी करप्ट करवा सकते हैं। बहुत टेक्निक है। ठीक है, डिलीट वगैरह की है, मेलॉक कैलॉक रीएलॉक फ्री कमांड है जिसके थ्रू हम लोग यानी कि पॉइंटर की मदद से ना सिर्फ हम लोग डाटा को एक्सेस कर सकते हैं बल्कि वो मेमोरी को भी करप्ट या क्रैश कर सकते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि पॉइंटर किसी मायने में फ़ायदेमंद नहीं हुआ। ठीक है, और जो चीज़ ये पॉइंटर के थ्रू हम लोग करते थे ना, जैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वो इसमें भी होता है, लेकिन दूसरा टेक्निक है हम लोगों का। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है सी प्लस प्लस में, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है। साइज ऑफ ऑपरेटर सी प्लस प्लस में है लेकिन जावा में नहीं है। ठीक है, और इतना जान लीजिए कि रन टाइम जो एरर जो होता है ना, वो सी जावा बहुत अच्छे से डील करता है, और सी प्लस प्लस रन टाइम एरर को डील नहीं कर पाता है, लेकिन एक एनसी कंपाइलर में सिर्फ थोड़ा मोड़ा डील करेगा। मतलब एक कंपाइलर सपोर्टिव है जिसमें ट्राई कैच में लिखते हैं, अदर कंपाइलर सपोर्टिव नहीं है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रन टाइम एरर सी प्लस प्लस में डील नहीं हो पाता है, और जावा में रन टाइम एरर डील होता है। ठीक है ना, क्योंकि एरर तो दोनों होता है ना, कंपाइल टाइम और रन टाइम भी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि ये बाइट कोड लेके काम करता है। अब बाइट कोड बहुत डिफ़िकल्ट होता है डिकोड करने के लिए, यानी कल को आप एक प्रोग्राम बनाएंगे और किसी को अगर देंगे तो पूरा ज़रूरी नहीं है कि सोर्स कोड दीजिए, उसका बाइट कोड दे दीजिए। बाइट कोड कंपाइल करने पर मिलता है ना हम लोगों का, तो बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। ठीक है, अब और यहाँ पर वर्चुअल बेस क्लास, सी प्लस प्लस सुने ही होंगे नाम, वर्चुअल बेस क्लास, वर्चुअल फंक्शन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनलाइन फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, ये सब सारा कुछ सी प्लस प्लस में होता है लेकिन जावा में नहीं होता है हम लोग। यानी बहुत सारा हम लोग डिफरेंस भी जान चुके हैं कि ये होता है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, यानी कि सॉरी तीसरा नहीं, चौथा क्वेश्चन आपका हो गया कि डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा। 4 क्वेश्चन हम लोग लगभग जो दिमाग में आ रहा था वो डील कर दिया। अब और बढ़ते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा और डेप्थ का हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, जो जेम्स गॉसलिन था वो तो एक डेवलपर है, और अगर डेवलपर अगर पूछे तो माइक सेरेडियन, पैट्रिक नॉक्सटन, ये लोग भी है डेवलपर में। ठीक है, सबसे मेन लेकिन जेम्स गॉसलिन है। इन फ्यूचर सब भूल जाइए लेकिन जेम्स गॉसलिन को याद रखिएगा। ठीक है, तो वो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ना वो जून 1991 में, यानी कि चौथा जो हम आपको, पांचवा जो बता रहे हैं टॉपिक, वो और ब्रीफ हिस्ट्री है, मतलब और डेप्थ का हिस्ट्री। तो हम लोगों का जैसे तो यहाँ पर 3 डेवलपर, उसके बाद जानिएगा ये जो टीम था 3 लोगों का, उस टीम को ये लोग नाम दिया ग्रीन टीम। और जो प्रोजेक्ट का जो नाम था वो सबसे पहले ओक नहीं नाम था, ग्रीन टॉक। ग्रीन टॉक यानी जो प्रोजेक्ट का नाम था वो है ग्रीन टॉक। और इसको बोला कि हम जब प्रोग्राम बनेगा तो उसको सेव करेंगे .gt से, यानी जो प्रोग्राम वो रिसर्च के लिए बना रहा था उसको .gt के नाम से वो सेव कर रहा था। ठीक है, देख लीजिए ओक ट्री का कैसा दिखता है, दिख गया। देखिए ओक नाम क्या था ना, बहुत सारे का नेशनल ट्री हम जैसे बता ही चुके हैं आपका, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रोमानिया, ये सब का है। और ये जो अमेरिका में ना एक ओक टेक्नोलॉजीज करके कंपनी भी है। ठीक है, ओक टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, जो भी आपका नट वट होता है ना वो पेड़ से, उसको गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ओक टेक्नोलॉजी करके कंपनी ही रहेगा, और आप भी डेवलपर लोग वही जावा ना सॉरी ओक नाम का वो सॉफ्टवेयर भी बनाएगा, लैंग्वेज भी बनाएगा, तब तो लीगल इश्यू हो जाएगा। तो एक लीगल इश्यू हो गया, नोटिस कोर्ट का आ गया, तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं चलो अब नाम बदला जाए। तो नाम बदलने के लिए भी बहुत फिर टीम बैठा, वो ग्रीन टीम जो जेम्स गॉसलिन, पैट्रिक नॉक्सटन वाला, फिर वो सबको सजेस्ट किया कि ना, कोई बोला डायनामिक नाम दे दो, कोई बोला रिवोल्यूशनरी नाम दे दो, कोई बोला सिल्क दे देना है, डीएनए दे देना है, जॉल्ट दे देना है। तो आखिरी में सिल्क और जावा में से जावा फाइनली सेलेक्ट कर दिया गया। और ये मत समझिए कि जावा क्या दिया गया नहीं दिया गया, बस एक नाम है और कुछ नहीं है। ये नाम का एक आइलैंड भी है इंडोनेशिया में, जहाँ सबसे पहले कॉफ़ी प्रोड्यूस हुआ था। इसलिए देखते होंगे जब आप प्रोजेक्ट मतलब इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर या कभी कभी बुक में भी, तो एक कप का साइन आपका रहता है। ठीक है ना, कप का फोटो रहेगा आपका हॉट कॉफ़ी वाला। ठीक है, अब जो जावा का जो वर्जन्स है
यानी कि एक छठा जो आपका क्वेश्चन है वो है कब कब कौन कौन सा वर्सन आया मार्केट में। तो सबसे पहला जो वर्सन था वो है जेडीके अल्फा एंड बीटा 1995 में, मतलब मार्केट में जो लॉन्च किया 1995 में। इसका मतलब है पब्लिकली रिलीज किया, मतलब www.sun.com में जेडीके अल्फा बीटा वर्सन था। कोई भी बंदा डाउनलोड करिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, सॉफ्टवेयर बनाइए और बेचिए, कंपनी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो उसके बाद जेडीके 1.0 1.1 इस तरह से। अभी जो लेटेस्ट वर्जन वो चल रहा है वो है जावा का स्टैंडर्ड एडिशन 8, ठीक है, जो 18 मार्च 2014 में है, ठीक है। आप किसी में भी रन करेंगे प्रोग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर वर्जन के साथ कुछ फंक्शनलिटी वगैरह बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है हम लोगों का। अब इसका जो छठा हो गया, सातवां नंबर में आपको अगर इसका फीचर्स बोला जाए तो वही है क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट तो जान ही रहे ना, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स एंड डेटा मेंबर्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो मतलब समझ ही रहे हैं ना, यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का जो क्लास है उसका वेरिएबल ही ऑब्जेक्ट कहलाता है हम लोगों का। ऑब्जेक्ट को आप बोल सकते हैं इट इज़ ए बेसिक रन टाइम एंटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो इनकैप्सुलेशन जो प्रोसेस होता है ना, रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। यानी क्लास का ही दूसरा नाम है आपका इनकैप्सुलेशन, क्लास का ही दूसरा नाम है जिसमें सब को हम लोग पैक करते हैं। इनहेरिटेंस एक टेक्निक है जिसके द्वारा एक क्लास का डाटा को दूसरा क्लास यूज कर सकता है, यानी रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है हम लोगों का इनहेरिटेंस में। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक नाम और बहुत सारा काम करने वाला, जैसे वॉल्यूम, एक प्रोग्राम में वॉल्यूम फंक्शन ले लिए और वो जितना भी शेप है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, सबका वॉल्यूम निकालना है। तो आपको फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है कि सबके लिए अलग अलग नाम क्यों ले, एक ही वॉल्यूम नाम लेंगे, सबका सब काम कर जाएगा हम लोगों का, ठीक है। फिर आपको अगला पॉइंट है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि एक प्रोग्राम में जितना फीचर्स आप दिखाना चाहते हैं उतना ही रिमेन विजिबल टू द यूज़र रखिए, अदर को हाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट में कुछ रखते हैं तो सिर्फ प्रोग्राम के क्लास के अंदर ही ना वो विजिबल होगा, क्लास के बाहर तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन यानी जितना दिखाना है उतना दिखाइए और जितना नहीं दिखाना है उसको हाइड कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कंपाइल इंटरप्रेटेड तो पता ही है, जावा दोनों लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो थोड़ा देर पहले बता ही चुके हैं। रोबोस्टनेस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे एक आदमी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक आदमी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको कोई सर्दी खांसी नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा चोट लगा तो अपने रिकवर हो जाएगा, वैसा कुछ। तो यहाँ पर भी रोबोस्टनेस का मतलब है ना, ये मेमोरी मैनेजमेंट खुद में करता है। यानी कि आपको C++ में मेमोरी मैनेजमेंट मेलोक, कैलोक, रीएलोक, फ्री के थ्रू करते थे, C++ में न्यू और डिलीट के थ्रू करते। आपको यहाँ चिंता लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको वो खुद ही कर देगा ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये सब सारा कुछ सिक्योर लैंग्वेज, सिक्योर इसीलिए है क्योंकि ये बाइट कोड को लेके काम करता है। यानी कल को किसी को सॉफ्टवेयर अगर देना है तो आप को सोर्स कोड नहीं देने का कोई ज़रूरत नहीं है, बाइट कोड दे दीजिए, बाइट कोड को वो मशीन रन करके काम करवा देगा, ठीक है। सिक्योर इसीलिए हुआ। मल्टी थ्रेडिंग जानते ही होंगे, मल्टी थ्रेडिंग मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग मल्टीटास्किंग पढ़े हैं ना, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि आपका एक समय में पैरेलली बहुत सारा काम करवाएं। गेम एनिमेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है मल्टी थ्रेडिंग का, यानी कि एक ही समय में अलग अलग वर्क होता है, अलग अलग एक प्रोसेसर तो एक बार में एक ही काम करेगा, नो डाउट। तो ये जो अचीव करते हैं एक समय में बहुत सारा काम, वो आपका टाइम स्लॉट दे देता है, यानी कुछ मिली सेकेंड पहला जॉब को, फिर कुछ मिली सेकेंड दूसरा जॉब, फिर कुछ मिली सेकेंड तीसरा जॉब को देता है। इस तरह से हम लोगों का स्विचिंग इतना फास्ट होता है कि हम लोग हर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ से आप गेम एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं। आप देखते होंगे एनिमेशन वगैरह या कार्टून वगैरह में कुछ कंपोनेंट जैसे सूरज, एक थ्रेड मान लेते हैं सूरज है वो मूव कर रहा है या उग रहा है, दूसरा पानी का झरना एक थ्रेड है वो धीरे धीरे गिर रहा है, और घोड़ा में व्यक्ति दौड़ रहा है। ये सब थ्रेड अलग अलग होने के बावजूद आपका कंकरेंटली वो रन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिविंग टाइम टू स्लॉट, ठीक है। अब डायनामिक लैंग्वेज है, डायनामिक लैंग्वेज मतलब जितना मेमोरी एलोकेट करना होता है ना
वो कंपाइल्ड टाइम में नहीं करता, ये रन टाइम में होता है, इसलिए डायनेमिक लैंग्वेज है। एक्सटेंसिबल का मतलब समझते हैं? एक्सटेंसिबल का मतलब है कि आप इसको यूज़ एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे जावा की मदद से एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, जावा की मदद से वेब बेस्ड करिए, जावा की मदद से गेम बनाइए, जावा की मदद से एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट बनाइए, तो बहुत कुछ है। और ऑटोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वही है कि आपको चिंता नहीं करना है, जो मेमोरी एलोकेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक एलोकेट डायनेमिकली और रिलीज, यानी ऑटोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी जो है, ये वर्ड आपका डायनेमिक लैंग्वेज से मिलता जुलता है, ठीक है। और आप देखिएगा क्लास इज सिमिलर टू इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ है जो एक दूसरे से रिलेटेड है पॉइंट, लेकिन यहाँ पर अलग से लिखना होगा। तो हम लोग 7 क्वेश्चन और उसका आंसर हम लोग डील किए, समझ में आया ना, ठीक है। तो